तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये एक मैं सॉल्यूशन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स है या यूट्यूबर्स है, चाहे वो आकाश बनर्जी हो गए, चाहे वो ध्रुव राठी हो गए, जितने भी लोग हैं जो जिनकी अलग अलग पॉलिटिकल लीनिंग्स है, अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। वैसे सच बात तो है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, वो जो पार्टी पॉपुलर है वो उसी को फॉलो करते हैं। मैक्सिमम कुछ कुछ होते हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स होती है, वो उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर ही अपना वो न्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं, अपना वीडियोस डालते हैं और यूट्यूब से अर्निंग लेते हैं। जो बाकी मीडिया वाले हो गए जो आपको टीवी चैनल्स पे दिख रहे हैं, वो सारे कॉर्पोरेट कल्चर है उनका। जो पार्टी पॉपुलर है या जो पार्टी सत्ता में है उसी की जी हुजूरी करनी है। तो आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बेरोज़गारी का समाधान देने के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बेरोज़गारी के समाधान क्या है। मैं सॉल्यूशंस दूंगा बेरोज़गारी पर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बेरोज़गारी क्या है। देखिए, एक बेरोज़गारी आपकी ये होती है कि काम करने को कुछ भी नहीं है। एक बेरोज़गारी है कि पोस्ट्स खाली है लेकिन आपको मैन पावर नहीं मिल रहा। और एक बेरोज़गारी ये होती है, एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी में 6 लोगों का एक टीम का ज़रूरत है एक प्रोजेक्ट पर, और आपके पास 12 लोग हैं, तो जो 6 लोग जो बेंच पे बैठते हैं वो 6 अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं। और एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ रही है कि डिग्रीज आ रही है। इंजीनियरिंग की डिग्री लोगों के पास है, मेडिकल की डिग्री लोगों के पास है, या बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, एमकॉम, बीकॉम, बीएससी, एमएससी की डिग्रीज है, पर उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो इसका क्या कारण है? तो अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छे से देखें तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी ज़्यादातर नौकरियां थी वो 2 ही सेक्टर में ज़्यादा थी। वो थी, एक थी आपकी प्राइमरी सेक्टर जिसमें आपकी किसानी आती है, हॉर्टिकल्चर आता है, फल फ्रूट उगाने का सिस्टम आता है, फिशरीज़ आती है, और पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह आता है, मतलब मुर्गी पालन और पशुपालन, और एनिमल हस्बेंड्री भी उसमें आता है। तीसरी है सर्विस सेक्टर, जिसमें आपकी है आईटी जॉब्स, आपकी सर्विस क्लास सर्विस सेक्टर वाली जॉब, और जिसमें आपकी है ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें मतलब दुकानदारी और ठेले वाला काम ये सब आता है टर्सरी सेक्टर में। और नौकरियां ही लोग करते ज़्यादातर। और इंडिया का जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है वो आपका टर्शरी सेक्टर है। मतलब वो आपकी आईटी कंपनीज़ हो गई, एमएनसीज़ हो गई, आपकी स्टार्टअप कंपनीज़ हो गई, आपकी दुकानें हो गई, आपकी अनलाइसेंस दुकानें हो गई, वो फैक्ट्री छोटी मोटी हो गई। फैक्ट्री भी नहीं कहना गलत है, मतलब जो मार्केट्स होती है जो सप्लाई करती है सामान एक मार्केट को दूसरे मार्केट में। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जो मेन सेक्टर होता है किसी भी देश का, वो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का बंटाधार हो चुका है भारत में। मैन्युफैक्चरिंग का बंटाधार होने का एक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो ज़मीन देने का, जो ज़मीन के मुआवजे देने का सिस्टम, और जो ज़मीन के साथ साथ बाकी फैसिलिटीज़ देने का सिस्टम है, जो आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट एमबीए के सब्जेक्ट में एक पार्ट है। मतलब वो पैरामीटर्स होते हैं जिससे पता लगाते हैं कि कौन से एरिया में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लैंड पूलिंग सिस्टम अच्छा है, पानी है, बिजली है, और ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। तो वो पैरामीटर्स चेक नहीं होते। मान लो अगर मुझे आगरा में एक स्टील प्लांट खोलना है, या मुझे आगरा में क्रिकेट किट या फुटबॉल किट बनाने का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना है, तो मैं देखूंगा नदी, अगर दोआब रीजन है तो मुझे पानी मिल जाएगा। अगर ज़मीन उपजाऊ है तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि वो कृषि ज़मीन है। बंजर ज़मीन मिल जाएगी तो और बढ़िया है। बिजली 24 घंटा मिल रही है तो और बढ़िया है। मुझे अगर मज़दूर अच्छे मिल रहे हैं तो और बढ़िया है, चाहे वो आपकी ब्लू कॉलर मज़दूर हो गए, चाहे वाइट कॉलर हो गए। वाइट कॉलर माने अकाउंटेंट्स वगैरह, ब्लू कॉलर माने कि जो मज़दूरी का काम करते हैं, मैनुअल वर्क। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना अचानक से बढ़ गया, उसका बहुत बड़ा कारण है तो ये है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें किस प्रकार की पढ़ाई लिखाई प्रमोट करनी है, एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव लाने हैं, किस प्रकार की स्किल्स को प्रमोट करना है, और मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जो एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक मीडियम स्मॉल, सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, आपकी एमएसएमईज़ होती है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और तीसरी होती है आपकी जो बिग इंडस्ट्रीज़, जिनको कॉन्ग्लोमरेट्स भी कहते हैं।
तो हमारे देश में हमारी सरकारों ने कभी भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस ही नहीं किया, क्योंकि उन सब की ये सोशलिस्ट पॉलिसीज़ थी। और सोशलिस्ट पॉलिसीज़ आप अंग्रेज़ों वाले नौकरशाही वाले सिस्टम से कभी उसको हासिल नहीं कर सकते, कभी आप समाजवाद पूरे देश में फैला ही नहीं सकते जब तक हमारी ये अंग्रेज़ों वाला ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चल रहा है। और इस अंग्रेज़ों वाले जो नौकरशाही व्यवस्था है, इसको जो समर्थन मिल रहा है वो हमारी जनता से भी मिल रहा है, और हमारे नेता भी इसको समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी नौकरशाही है वो बहुत अच्छी चापलूसी वाली व्यवस्था है। उसमें अच्छे से अच्छे चापलूस भरे हुए, और जो जितना अच्छा चापलूस है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाता है, चीफ सेक्रेटरी बन जाता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाते हैं, वो होम सेक्रेटरी बन जाते हैं। और जो ईमानदार आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनका या तो वो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके एमबीए वगैरह करने चले जाते हैं, और नहीं तो क्या बोलते हैं वो वही बात है कि नौकरी छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, या तो उनकी फिर डिमोशंस होती, उनकी प्रमोशंस नहीं होती। तो सरकारें जितने भी आए उन्होंने कभी इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि भारत में जो सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमने अपनी कभी कृषि व्यवस्था में विकास नहीं लाया। आज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नौकरी आपके फ्यूचर में कृषि व्यवस्था में आ सकती है। कैसे बताता हूँ। मान लो किसी का 10 एकड़ का ज़मीन है, उस 10 एकड़ की ज़मीन पे अगर वो मशरूम की खेती करे, वो बैंगन की खेती करे, वो औषध की खेती करे, और उस पर वो स्प्रिंकल सिस्टम डाले, इरिगेशन सिस्टम डाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाले, और उसके लिए वो इंजीनियर्स को हायर करे, तो सोचिए कितनी क्रांति आ सकती है भारत में। अभी हमारे भारत में जो जिस प्रकार की खेती हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो अनाज उगाया जा रहा है वो अनाज उगाया जा रहा है जो हमने विदेशों से लिया। जैसे गन्ना हो गया, शुगर केन ब्राज़ील से आया था। फिर चावल हो गया, जो वीट हो गया। एक होता है वाइल्ड राइस होता है जो आपका मणिपुर में मिलता है, एक होता है ये सफ़ेद राइस मिलता है जो हम बाहर से हमें मिला, चाइना से मिला हमें। मैं अगर गलत होऊंगा तो बता देना। तो सबसे ज़्यादा जो पानी बर्बाद होता है कृषि में, वो बर्बाद होता है आपका गेहूं में, और आपका सबसे ज़्यादा बर्बाद होता है गन्ने में। गन्ने की खेती करने के लिए इतना पानी लगता है कि हमारे यहाँ जो अंडरग्राउंड लेवल का पानी है वो धीरे धीरे बहुत ख़त्म होता जा रहा है। पीने का पानी नहीं बच रहा, और अब गांव में भी लोगों को मोटर लगाना पड़ रहा है कि अगर मोटर नहीं आएगा तो उनको खाने पीने नहाने धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा। तो ये किसकी गलती थी? ये सरकार की गलती थी, ये अर्थशास्त्रियों की गलती थी, और ये लोगों की गलती थी कि उनको ये समझना चाहिए था कि नहीं, हमें मसूर उगानी चाहिए। हम गन्ना उगाइए, कोई बात नहीं, गन्ना उगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गन्ना जो है वो गन्ने से गुड़ नहीं बन रहा, वो गन्ना सब जाता है शुगर मिल में। उस शुगर मिल में उसको चीनी बनाने के लिए चमड़ा चाहिए, पानी चाहिए, ज़मीन चाहिए। शुगर मिल्स इतनी इंडिया में है नहीं, और शुगर मिल्स चलाने के लिए आपको पानी चाहिए। वो पानी कहाँ से आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो पानी है ही नहीं अब ज़्यादा। तो जब पानी ज़्यादा नहीं है तो आप शुगर मिल्स कहाँ डालोगे? बंजर ज़मीन पे शुगर मिल्स नहीं चल पाएंगी आपकी। तो जो इंडस्ट्रीज़ है, किस प्रकार की इंडस्ट्री को आपको आगे बढ़ाना है, कौन सा आपको उद्योग या कौन सा आपको उत्पादक प्लांट लगाना है, उस पर सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार को क्या ही सरकार पे क्या ही इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा समस्या ये रहा है कि जो माँ बाप, जैसे मान लीजिए, अब ये मैंने आपको कृषि व्यवस्था का समस्या बताया, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का समस्या बताता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे स्टील का प्लांट लगाना है, और उस ज़मीन पे मुझे स्टील बॉक्साइट मिल गया। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है। अब अगर वो मुझे मिल गया तो ज़मीन खरीदने बेचने में दिक्कत है, सब आईएएस ऑफिसर से उसकी फ़ाइल को क्लियर करने में दिक्कत है। अगर मान लीजिए मैं किसी नेता से दोस्ती भी कर लेता हूँ, वो मुझे ज़मीन दे दे, तो लड़ाई हो जाएगी कि बाकी ज़मींदार आ जाएंगे कि यार मेरे को नहीं मिल रही, यार हमें मुआवजा दो, या हमें ज़मीन हम देंगे नहीं, हम प्लांट नहीं खोलने देंगे। तो ये जो गुलामी वाली माइंडसेट है, जो ज़मींदारी वाला माइंडसेट है, उसी वजह से भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के टाइम पे जो ज़मींदारी सिस्टम है, वो ज़मींदारी सिस्टम इसलिए क्योंकि वहाँ पे खेती होती है, कृषि होती है। लेकिन मैं बंजर ज़मीनों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप ज़मींदारी क्या करोगे? बंजर ज़मीन पे क्या ज़मींदारी सिस्टम होगा? वहाँ पे आप क्या उगा पाओगे? जब वहाँ पे कुछ उग ही नहीं सकता तो वहाँ पे एक प्लांट खोल लीजिए। और ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाते तो हमारी ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। कतई नहीं होगी, क्योंकि अगर दिमाग लगाने वाली बात है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगता है किसी ज़मीन पे, तो वो ज़मीन जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आपको बेचना नहीं है तो आप लीज़ पे भी ले सकते हो, आपको उसका पैसा मिलेगा, और उससे न जाने कितनी नौकरियां पैदा होंगी। अगर इंडस्ट्री वैसी है जहाँ पे वो आयरन ओर नहीं मिला, मान लीजिए, मैं ये भी नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टील या पत्थर या सीमेंट की इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, नहीं, आप फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री भी खोल सकते हो, आप एग्रो प्रोडक्ट्स की भी इंडस्ट्री खोल सकते हो। आप उन चीज़ों की इंडस्ट्री खोलो जो पर्यावरण को भी बचा रही है और पैसा भी बना रही है। ये सिक्किम ने भी किया, ये आपका जर्मनी ने भी ये किया।
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा भारत में कभी अच्छी तरह से हुआ ही नहीं। क्यों? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ ब्रिटिश के टाइम पर, तो ब्रिटिश ने इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्हीं चीज़ों का किया, रेलवेज़ वगैरह, जिससे उनको फ़ायदा हो, पोर्ट्स बनाए, रेलवेज़ बनाए। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत ही छोटे लेवल पे हमारा औद्योगिकरण हुआ, जबकि औद्योगिकरण पूरे भारत में होना चाहिए था कि उसी टाइम अगर रोडें बन जाती, सड़कें बन जाती, पोर्ट्स बन जाते, उसी टाइम हमारे 3-4 15-20 अच्छे प्लांट्स खुल जाते भारत के कोने कोने में, तो लोगों को नौकरियाँ मिलती। उसका बहुत अच्छा उदाहरण है बिहार। अब आते हैं शहरों में। ये तो मैंने कृषि और मैन्युफैक्चरिंग का बताया। अब आते हैं टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम हुई? टर्शरी सेक्टर भी आपका तब तक सक्सेसफुल है जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दे रहे हो। जब सरकार की नीतियाँ और पब्लिक की जो सोच है वो छोटी सोच है, पब्लिक को नौकरी करने में ज़्यादा मज़ा आता है, व्यापार करने में नहीं, क्योंकि वो हमेशा ये शिकायत करती है कि व्यापार में जोखिम बहुत है और व्यापारी करने वाला आदमी गरीब होता है, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। अगर गौर से देखा जाए तो एक आईटी इंजीनियर, एक आईटी फ्रेशर की भी सैलरी उतनी ही है जितनी दुकानदार की है, जबकि दुकानदार उससे ज़्यादा कमा लेता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक नाई उससे ज़्यादा कमा लेता है, एक ड्राइवर उससे ठीक ठाक उससे उसकी बराबरी पे कमा लेता है, एक ऑटो रिक्शा वाला उसकी बराबरी पे कमा लेता है। तो हमारे यहाँ हर नौकरी को लेके सम्मान नहीं है, क्योंकि हमने संघर्ष और मेहनत को कभी सम्मान ही नहीं दिया। हमारे भारतीय समाज शुरू से एक ज़मींदारी और एक गुलामी वाला देश रहा है 800 साल से, और वही माइंडसेट रहा है कि हम कुर्सी पे बैठे, हम कोई काम ना करें, हमारा पैसा आते रहना चाहिए और हमें कंफर्ट मिलना चाहिए, और जो हमारे अंदर काम कर रहा है उस पर कोड़े बरसाओ, उसको रुलाओ। आज यही माइंडसेट जो औरंगजेब वाला माइंडसेट है, दिल्ली सल्तनत वाला माइंडसेट है, अंग्रेज़ों वाला माइंडसेट है, ये आपको हर एमएनसी, हर सरकारी ऑफिस में और हर नेता के ऑफिस में मिलेगा कि हम मालिक है, हम अपने जो एम्प्लॉयज़ है या जो मतलब काम कर रहे हैं उन पे हम कोड़े बरसाएंगे और सरकार से इनसे पैसा लेते रहेंगे, और उससे भी बड़ी जो क्या कहते हैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है वो सरकार है कि वो टैक्स के नाम पे टैक्स टेररिज्म करके पैसा लेती रहेगी। व्यावसायिक आदमी को भी कुछ नहीं मिलेगा और जो एम्प्लॉयड पर्सन है उसको भी कुछ नहीं मिलेगा जिसके पास रोज़गार है। तो रोज़गार की जब तक हम डेफिनेशन चेंज नहीं करेंगे कि एक ड्राइवर और एक आईटी इंजीनियर दोनों बराबर है, एक दूध वाला और एक डॉक्टर बराबर है। अब मैं बताता हूँ बराबर कैसे। अब लोग इस पे सवाल करते हैं कि इंटेलेक्चुअलिज्म, मैं कितना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल बन जाऊँ, लेकिन जब तक मैं रोटी पानी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा, मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, मैं अपने लिए कपड़े नहीं खरीद पा रहा, वो इंटेलेक्चुअलिज्म बेकार है। और ये जेएनयू के लोग समझते ही नहीं है। आप किसी भी जेएनयू के पर्सन को मिलोगे, वो 28, 30, 35, 40, 50, 55, 60 पे पीएचडी करते हैं, और पीएचडी की कोई उम्र नहीं होती है। लेकिन अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि क्या वो पीएचडी से उनको पैसा मिल रहा है, उनको वो नहीं मिल रहा। और ये गलती किसकी है? ये भी सरकार की गलती है। लेकिन सरकार से ज़्यादा उस इंडिविजुअल को ही समझना चाहिए कि जो अगर भारत का सिस्टम उसको उसकी पीएचडी का पैसा नहीं दे रहा, तो आपको पीएचडी जल्द से जल्द ख़त्म करनी चाहिए, या पीएचडी मत परस्यू करो। आप पीएचडी तभी परस्यू करो जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। अगर मैं जॉब करूं, अभी मेरी उम्र 27 साल है, मैं 37 साल की उम्र में भी पीएचडी कर सकता हूं, मैं 47 साल की उम्र में भी पीएचडी कर सकता हूं, लेकिन वो 10-20 साल के अंतराल में मुझे इतना अच्छा पैसा कमाना है कि मैं खुश रहूं। तो हमारे यहाँ अभी का जो कैपिटलिज्म है वो एक करप्ट कैपिटलिज्म है। हम कुछ क्रिएट नहीं करते। यूएस ने एप्पल दिया, चाइना ने आपको ह्यूवे दिया, सोनी जापान ने आपको दिया, कोरिया ने आपको सैमसंग दिया। इंडिया में क्या आ रहा है? इंडिया में एक मारुति है, वो फेल हो गई, क्योंकि मारुति को किसने ओन कर रहा था? संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी का बेटा था। और पॉलिटिशियंस को बिजनेस करना नहीं आता है, और पॉलिटिशियंस बिजनेस भी करने नहीं देते किसी भी पार्टी के। तो जब तक हमारी सोसाइटी और पॉलिटिशियंस को गाली देना भी गलत नहीं, क्योंकि जैसा समाज होता है वैसे ही नेता होते हैं। तो जब तक समाज हमारा बिजनेस पर्सन, स्टार्टअप ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को सपोर्ट नहीं करेगा, हम बेरोज़गारी नहीं रोक पाएंगे। और बेरोज़गारी बढ़ने का एक और कारण क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? लॉर्ड मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम देके आपको चला गया, आपने उसको कॉपी पेस्ट किया, थोड़ी बहुत एडिटिंग की, और आपने उसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया, एनसीईआरटी बनाया, सीबीएसई बनाया। उसको भी आपने सारी पावर आईएएस के हाथ में दे दी। पब्लिक को भी कोई मतलब नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, और जब तक पब्लिक कुछ बात नहीं करेगी तो एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो पब्लिक है उसको खाने पीने, सोने से और आईपीएल देखने से फुर्सत नहीं है। तो
हमारे यहाँ जो एक बागी माइंडसेट है वो ख़त्म हो गया भारत में। जो बागी है हमने उसको पागल करार दे दिया। जो भी इंसान रिवोल्ट करता है, बागी बनता है या सिस्टम के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, हम उसको ख़त्म कर देते हैं। इसलिए आप देखोगे कि सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, भगत सिंह जैसे लोग अब पैदा होना बंद हो चुके हैं भारत में। तभी आप देखो कि रेप, बलात्कार और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। वही घिसा पिटा सिलेबस पढ़ के सब इंजीनियर्स बन रहे हैं। बिना किसी स्किल डेवलपमेंट के आप इंजीनियर बन रहे हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है, 4,000, 5,000, 50,000 खर्चा करके वो स्किल सीखनी पड़ती है। उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी, या मान लीजिए अगर 10 कंपनी में आपको 100 इंजीनियर्स चाहिए, तो आपने इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दिए पैसे के लालच में, और सरकार ने भी उस पर कुछ नहीं किया, पब्लिक ने भी कुछ नहीं किया। अपने लालच में आपने इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलवा दिए, सब ने इतने इतने MBA कॉलेजेस खुल गए, आज उनका कोई यूज़ नहीं है। अगर 5,000 MBA स्कूल्स का क्या मतलब है? अगर 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 इंडिया में जब बिजनेस ही नहीं बढ़ेगा तो MBA ग्रेजुएट्स कहाँ जाके नौकरी करेंगे? और MBA वो सब कर रहे हैं जिनको MBA नहीं करनी, जिसको इंजीनियरिंग नहीं करनी, वो भी इंजीनियर में। तब भी क्लासेस या कॉलेजेस का इन्वायरमेंट में आपको पढ़ाई, रिसर्च, इनोवेशन नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कि यार वो इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, या आधे बंदे नशे कर रहे हैं, आधे बंदे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, या PUBG कॉम्पिटिशन्स हो रही है, या स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स हो रही है, क्विज हो रही है। वो भी चलो ठीक है, और वही है कि मतलब वही सब है, वही समझ गए हो कि वही 2% के इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इंजीनियर्स MBA ग्रेजुएट्स कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग शेम। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ गया क्योंकि हम मानसिक रूप से गुलाम थे और हमारी सोच ही सड़ी हुई थी। अब सबको अब सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन हो चुका है। सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन कैसे हुआ? मुझे IAS बनना है, मुझे रेलवे में ऑफिसर बनना है, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे चपरासी भी बनना है, MTS बनना है, मुझे स्टेनोग्राफर बनना है, मुझे क्या कहते हैं IFS ऑफिसर बनना है, मुझे बैंक ऑफिशियल बनना है, मुझे EPFO में जाना है। अब मेरा एक सीधा सीधा सवाल है, ये जितनी भी नौकरियों के एग्ज़ाम के लिए यंगस्टर्स अपने 6-6 साल बर्बाद कर रहे हैं, क्या उन्हें वो नौकरी मिलेगी? अगर प्रोबेबिलिटी भी देखी जाए तो अगर मान लीजिए 600 पोस्ट निकलती है एक डिपार्टमेंट में, तो क्या वो 600 पोस्ट के लिए 1.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन जायज़ है? और वो जो 1.5 लाख लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग सिर्फ इसलिए वो पेपर दे रहे हैं खाना पूर्ति के लिए। किसी को रेलवे में जाने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को IAS बनने का कोई शौक़ नहीं है, किसी को पुलिस में जाने का कोई मतलब नहीं है। सब सिर्फ अपनी रोटी पानी के लिए कर रहे हैं। उसका क्या रिजल्ट होगा? वो सिस्टम, वो डिपार्टमेंट बर्बाद हो जाएगा। आज रेलवे बर्बाद हो चुका है, आज एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद हो गया, आज पुलिस बर्बाद हो गई, क्योंकि अनइंटरेस्टेड लोग गए, जिनको उस फील्ड से कोई प्यार नहीं, कोई मतलब नहीं। ये तो शुक्र है कि आर्मी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ISRO बच गया, जिसमें इंटरेस्टेड लोग जाते हैं, और आज वही फील्ड फल फूल रही है भारत में। तो हमारे यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक फोर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, कि हम अपने बच्चों को वो एजुकेशन दे रहे, या वो पढ़ाई करवा रहे, या इतने ट्यूशन्स भेज रहे, या वो डिग्रीज करवा रहे जिनका आज कोई रिलेवेंस नहीं है। एजुकेशन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो एजुकेशन किस पर्पज़ से दे रहे हो, अगर आप वो एजुकेशन बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए दे रहे हो तो एक बात अलग है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार ये वो डिग्री करके पैसा बनाए, तो आप ये भी तो देखो कि वो डिग्री करने के बाद वो कौन सी सेक्टर में जाए, किस टाइप की काम करे, और कोई भी काम करे तो उसको उसकी रिस्पेक्ट मिले। अब मान लीजिए कोई MBA फाइनेंस करके मार्केटिंग में जा रहा है, कोई MBA फाइनेंस करके सेल्स में जा रहा है, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि हर MBA फाइनेंस के बंदे को फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, और फाइनेंशियल एनालिस्ट की ज़्यादा नौकरियाँ नहीं है भारत में। ये कब समझेगा भारत का यूथ? तो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि जितने की ज़रूरत नहीं है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। 10 नौकरी के लिए 10 लाख लोग हैं। एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आ रहा। समाज सारी नौकरियों की रिस्पेक्ट नहीं करता। AI आ रहा है, लेकिन AI भी ठीक से उसका यूज़ नहीं हो रहा। इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही हैं, जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, और इसकी सारी गलती इंडियन सोसाइटी की है। तो जब तक हम अपने बिजनेसमैन, स्टार्टअप ओनर्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लोगों को सम्मान नहीं देंगे, जब तक हम भारत में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार नहीं फैलाएंगे, आपकी बेरोज़गारी कम नहीं होगी। अब समय आ गया कि हमें जॉब करने की नहीं, जॉब पैदा करने की ज़रूरत है। अब जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब जॉब्स करने की तो ज़रूरत है ही, बट हमें जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी टाटा, बिरला या रिलायंस ही बने। आप अगर छोटे लेवल से भी शुरू करोगे, अगर आप मतलब मान लो 1 को या 2 को रोज़गार दे रहे हो, अपना मार्केट खोल रहे हो, या अपना कोई इंडस्ट्री खोलो, छोटी इंडस्ट्री खोल रहे हो, अगर आप उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, तो आप भी अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो अच्छा। और एंड में ही कहूँगा कि जॉब तभी अच्छी है जब आपको उसमें इंटरेस्ट है, उसमें पैशन है। और जॉब शॉर्ट टर्म अच्छी है, जॉब लॉन्ग टर्म अच्छी हो ही नहीं सकती।
ये एक प्रिंसिपल है, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी में 10-15 साल काम करते हो, आपकी एक वो ना स्लेवरी वाली माइंडसेट आ जाती है, फिर आप रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपकी सब खत्म हो जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी मत करो, लेकिन नौकरी के साथ साथ एक विजन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको वो नौकरी क्यों करनी है। आप मुझे जॉब स्विच भी करनी है, मुझे छोटी जॉब बड़ी जॉब इससे कोई मतलब नहीं, मुझे जॉब करनी है, वही आदमी आगे बढ़ता है। जॉब में हायरार्की नहीं होनी चाहिए। अगर अच्छा वक्त आया तो पैसा आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोविड जैसा बुरा वक्त आया तो मैं सेल से छोटा काम करके भी काम, बट काम करते रहना चाहिए। जब तक हम संघर्ष को, काम को सम्मान नहीं देंगे, बेरोजगारी कम नहीं होगी। अब हर आदमी अगर इंजीनियर, सीईओ या अकाउंटेंट बनने का सपना देखेगा तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो जो बन रहे तू भी वही बन। और जब तक वो अपनी हिडन टैलेंट को नहीं पहचानेगा तब तक उसका कुछ नहीं हो पाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। तो जब तक हम बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि 10 फील्ड नहीं 500 फील्ड खोलो, हर फील्ड को एक्सप्लोर करो, जिसमें इंटरेस्ट है उसी में काम करो, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं हो पाएगा। हमें फील्ड्स खोलनी पड़ेगी, हमें बिजनेसेस फैलाने पड़ेंगे, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि यार इस दुनिया में ये डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील ये फील्ड नहीं है, इससे भी 500 फील्ड है। उसको एक्सप्लोर करवाना पड़ेगा, उसकी नॉलेज देनी पड़ेगी, अच्छी स्किल्स सिखानी पड़ेगी, तब जाके उसको नौकरी मिलेगी। और हमें अपनी माइंडसेट क्लियर रखनी पड़ेगी कि जॉब इज़ जॉब, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, पैसा इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस करना है तो रिस्क टाइप माइंडसेट रखना पड़ेगा। इवन जॉब करते करते भी आपको अपना एक रिस्क टेकिंग माइंडसेट रखना पड़ेगा। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने का काम सरकार का है, कृषि को आगे बढ़ाने का काम किसानों का है और पैसे वाले लोगों का है। और टर्शरी सेक्टर में जॉब बढ़ाने का, या अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी, तो वो काम है पढ़े लिखे लोगों का, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, बी कॉलेज या कहीं से भी पढ़ लो, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी डिग्री ही मेरी रोज़गार है, ये बहुत बड़ा झूठ है। तो समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, रोज़गार पैदा करने पड़ेंगे, सरकारी नौकरी के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, तभी जाके इस देश को कुछ हो पाएगा। तो जब तक हम मानसिक रूप से अपनी गुलामी नहीं तोड़ेंगे, जब तक हम ये अपनी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से आगे नहीं निकलेंगे, जब तक हम बिज़नेस को बिज़नेस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, ये हर जगह हाई हाई वाला माइंडसेट बंद नहीं करेंगे, और हम अपने काम को लेकर